बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक डोगर प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। मेरा ताल्लुक़ है रोज़नामा पाकिस्तान, जो एक बड़ा मशहूर अखबार है पाकिस्तान का, और मैं उसका यहाँ पर मलेशिया में नुमाइंदा ख़ुसूसी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एम.एस. अतर कुरैशी साहब, जो कि चेयरमैन हैं PMHD-TV और चेयरमैन है TTSA ग्रुप ऑफ कंपनीज। हम अपने तजिया निगार को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है, इमरान खान साहब ने कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे डाकू मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सेनेट इलेक्शन की बोली शुरू हो चुकी है। सर जरा नोट कर लीजिए ये बात कि उन्होंने डाकू किनको कहा है, पहले ये आपने जरा बताना है, तजिया करना है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि ओपन बैलेट के लिए हम आईनी तरमीम लेकर आएंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत में 1 फरवरी से इसकी समरी 8 साल की जा चुकी है। तो हम जनाब कुरैशी साहब से बात शुरू करेंगे इमरान खान साहब के बयान से। जी कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया फारूक साहब जी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम मुल्क वतन पाकिस्तानी खैर आफियत से होंगे और अपने रोज़मर्रा की मामलात में ज़िंदगी में मशरूफ़ अमल होंगे। और इस रोज़मर्रा के मामलात के अंदर आप अपने क़ुर्ब जवार में ज़रूर निगाह रखा करें कि कोई ज़रूरतमंद, कोई हाजतमंद, कोई ऐसा शख्स जिसका आप तन ढक सकते हो, किसी को खाना खिला सकते हो, उसकी तरफ ज़रूर तवज्जो दिया करें। नाज़रीन, जहाँ तक बात यह है डाकू की, तो मुल्क के अंदर इमरान न्याजी साहब के होते हुए कोई कैसे डाकू दाखिल हो सकता है, कैसे रह सकता है? 2.5 साल के अंदर इन्होंने किया ही क्या है? सारे डाकुओं को, चोरों को, लुटेरों को, मुल्क दुश्मन अनासिर को पकड़ पकड़ के जेलों में बंद किया है, और जितना वो लूटा हुआ खसोटा हुआ माल था सारा दुनिया भर से वो इकट्ठा करके लेकर आए। और हमारे जो जायदादें बाहर लोगों ने जब्त की हुई थी, जैसे PIA हमारा बाहर जब्त कर लिया गया था, उसको उन्होंने रिलीज कराया। तो अब डाकू कौन रह गया? अब काय की बोलियां लग रही हैं? ये तो सारे 2.5 साल में सबका क्लीन सफाया कर दिया। 3 महीने का टाइम दिया था, 2.5 साल हो गए। ये तो सबको क्लीन आउट कर सके। जी। कौन से डाकू क्लीन आउट कर चुके हैं? ये सारे डाकू भाई देखे, इन्होंने 3 महीने का टाइम लिया था आवाम से, जब आए थे डाका मारकर। ये सबसे बड़ा जो डाका मारा था इन्होंने अवाम के वोट के ऊपर, TLP के वोट के ऊपर और उन जमहूरी जमातों के वोट के ऊपर, जिनको पब्लिक ने वोट दिए थे, उस पर जब डाका मार के आए थे तो खुद डाकुओं के बड़े सरदार हैं। कैसे डाका? ये बड़े सरदार के होते हुए या डॉन के होते हुए, बात सुनिए, ये डॉन के होते हुए, एक बहुत बड़े डॉन के होते हुए, ये छोटे छोटे डाकुओं की क्या हैसियत है यार? अच्छा, ये डॉन है? बिल्कुल सर, ये तो इंसान शरीफ और नस शख्स हैं, पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, पाकिस्तान के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये तो कहते हैं मेरे तो कोई एहसास ही नहीं है, मेरा तो सब कुछ जीना मरना पाकिस्तान के साथ। तो फिर वो कानून बनाकर वो 105-106 रुपए पर मुरब्बा फुट देकर वो क्या लीगलाइज कराया? इनका कोई असर नहीं था सर। सारे ही अपोजिशन के पास, सब लोगों के पास ये एक ही टॉपिक बच गया, बनी गाला। सर, इससे बाहर निकले, कोई और भी तो निकल क्या हो रहा है? यही तो मैं कह रहा हूं, उससे बाहर निकलो यार। बनी गाला से बाहर आ जाओ, छोड़ दो उसको। बनी गाला सारे लोगों की उठा लेना, सारे लोगों की उंगलियां उठी हो रही, तुम बाहर निकलियो। तुम बहुत गैरतमंद हो, बहुत पासा हो, बहुत नेक हो, बहुत पारसू हो, तुम मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो, छोड़ दो बनी गाला को यार। क्या इतना नहीं कर सकते? अपना घर छोड़ दे हो भाई, छोड़ देना यार। छोड़ दे, पूरा मुल्क उनका है यार। अपना घर क्यों छोड़ दे? पूरा मुल्क उनका है। नहीं, वो तो वज़ीर आज़म तो पूरे मुल्क के हैं, लेकिन इसी का नाम तो कुर्बानी होती है, इसी का नाम तो मोहब्बत होता है, इसी का नाम तो दर्द होता है, इसी का नाम तो अवाम का दर्द होता है। छोड़ दे जिसको देखे के पीछे पड़े, जिसकी वजह से आप पर उंगलियां उठ रही हैं, उसको छोड़ दो उस काम को जी। और साथ में 2 आपने जो पाले उनको भी छोड़ देना। समझा तो बात को? अरे 2 पाले उनको भी छोड़। और दूसरा सर, अभी ये देखिए ना, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है क्या कि सेनेट इलेक्शन में जो है ओपन बैलेट के लिए आईनी तरमीम लेकर आएंगे, यानी कि कोई करप्शन की, उन्होंने कहता करप्शन तो मैं होने नहीं दूंगा। तो इट्स मीन कि पहले करप्शन नहीं होने दूंगा जी, सिलेक्शन होती रहेगी, बस करप्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होती रहेगी। तो सिलेक्ट करेंगे ना ये हमारे MPs MLA सेलेक्ट करेंगे, हाँ सेलेक्ट करेंगे ना। तो ये तो इलेक्शन है, और क्या है यार? इससे बड़ा मदारी और झूठा और धोखेबाज आपने देखा है? नहीं।
तो फिर जब नहीं देखा तो भाई इसको देखते रहे आप, मजे उड़ाते रहे, कौम भी हंस रही है अब तो। बात सुने, अब कौम जो है ना, आप कौम जो है ना आपकी बातों पे हंसी उड़ती है। नहीं मैं बता रही कौम आपकी बातों में मजाक उड़ाती है। अभी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को आपने कहा बहुत अच्छी है, सही है, ओ दूसरे दिन कह दिया वो मैंने पढ़ी नहीं। ओ भाई जब आपने पढ़ी नहीं थी तो मेरे भाई काट के उल्लू, आपने भी उस पर बयान देने की जरूरत क्या थी? सर ये तो आप देखें, ये आप प्राइम मिनिस्टर है क्या? अखबारी बयान नहीं, इनका अपना बयान है और मीडिया पे आया है ना। अच्छा रिकॉर्ड में बयान है? जी जी पक्का कंफर्म है, बिल्कुल जनाब। अब फालतू बातें नहीं करता हूँ मैं नियाजी साहब के ऊपर जो ना मैं एक सोच रहा हूँ कि मैं नियाजी साहब के ऊपर पीएचडी कर लूँ। तो करें। अब यहाँ मलेशिया में होती नहीं ना पर्सनालिटी के ऊपर पीएचडी। कहाँ पर करना? अब उसके लिए तो है मुझे कोई नई यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी ना। ये उन्होंने ये जो बात की है कि सैटरडे इलेक्शन में वोटों की बोली शुरू हो चुकी है, ये बोली कौन लगा रहा है? तो ये आप वहां पर जाकर आपने क्या किया था? कहाँ पर? जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे, सॉरी बलूचिस्तान असेंबली के जब हुए तो आपने क्या किया था वहां जाकर? कुछ भी नहीं किया। ऐसी सीटें मिल गई थी। हाँ इनकी सीटें है ही नहीं वहाँ पर। बंदूक के ऊपर? इनकी सीटें है ही नहीं बंदूक के ऊपर। वहाँ पर तो कोalition गवर्नमेंट है, डिफरेंट पार्टी, यानी किसी का 1 MP है, किसी का 2 MP। और अभी वहां पर जाकर क्या किया था इन्होंने? कहाँ पर? गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर। तो सर हर आजाद उम्मीदवारों को खरीदा है आपने। आजाद उम्मीदवारों को खरीदा आपने भाई, अपनी खुशी से शामिल हो गए। वाह भाई वाह। तो मेरे भाई मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में कहा था, अभी फिर बार बार कह रहा हूँ, ये ओली बोली को रहने दो। आपको जो पढ़ाते ना लोग वो आप आगे बोलना चाहिए। अभी 2 दिन पहले वो शेख चिल्ली साहब और वो बाबर अवान साहब बैठे थे, उन्होंने ये पेश किया था पब्लिक के सामने। एक तो ये उनको शाम होती है और आके बैठ जाते हैं, उनका काम भी बस यही पब्लिक को बेवकूफ बनाना कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम इलेक्शन। वो भाई आपको सीधा सीधा जिसकी जितनी सीटें उसको जनाब वाली उतने आप सेनेट की सीटें देते हैं, बस खत्म कहानी। आपको इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। क्यों आप कहीं कौन को ध्यान में डाल रहे हैं? क्यों अपने वर्कर को? आप जो ये कर रहे हैं ना, ये कानून जो ला रहे हैं, ये अपोजिशन के लिए नहीं ला रहे आप, तो किसके लिए ला रहे हैं? जी जनाब, आपके अपने घर के अंदर चोर घुस चुके हैं। आप अपने डर से कि मेरे वोट जो है ना, क्योंकि आपके वोट तो थे ही नहीं, वो तो प्रेशर ग्रुप के वोट थे सारे। अब आपको डर और सिर्फ ये है नियाजी साहब कोई डाकू वाकू नहीं आया है, आप अपनी जात से डर रहे हैं, आप अपनी जमात से डर रहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी जमात के लोग अब आपके खिलाफ बोलना शुरू हो गए। बाकायदा स्टैटिस्टिक्स पेश कर रहे हैं कि कहां से जनाब आपने पढ़ लिए और आपने उसका जवाब नहीं दिया, कहां से जनाब आपने जो कारनामे अंजाम दिए। वो एक ही शख्स है सर, एक ही शख्स है, ऐसा अकबर बाबर, एक ही शख्स है, बाकी तो और तो कोई नहीं है जिसने पीटीए में से होते हुए ऐसी कोई बानी भी बरानी से ना। अच्छा ये जरा ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि डाकू जो आप ये लफ्ज दिया है इन्होंने, क्या आप आसिफ अली जरदारी को डाकू मानते हैं या आपको शरीफ मानते हैं? उन्होंने क्या कौम के पैसे पर डाका डाला है या नहीं डाला है? पहले आप ये डिसाइड करें। मियां नवाज शरीफ ने कौम के असासों पे पैसों पे डाका डाला है या नहीं डाला है? मैं जस्ट फॉर अ बीइंग आपसे तजिया, आपसे न्यूट्रल हो गया आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो डाकू का लफ्ज लिया ना, इन्होंने दोनों के लिए लिया बेसिकली, और साथ में हमारे जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनके लिए लिया। इससे अच्छा इन्होंने मौलाना फजल रहमान को डाकू कह दिया, सबको कहा, आसिफ अली जरदारी को डाकू कह दिया, उनकी निगाह में सब आप क्या नाम है नवाज शरीफ को डाकू कह दिया। अच्छा आप ये बताइए, 2.5 साल से इस नेक और पारसा शख्स की जो है हुकूमत है मुल्क के अंदर, बहुत नेक है, और जिसे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट सारे इदारे और ये एक पेज के ऊपर है। बिल्कुल। तो ये 2.5 साल से ये 3 डाकू क्यों दनाते फिर रहे मुल्क के अंदर? एक तो भाग गया है, पॉलिटिकल होने के निशान, क्यों उसको आपने बाहर जाने दिया? और दूसरा जब भी उसको सर मैं इस आपने पाकिस्तान की आवाम को इन डाकुओं के रहमो करम में छोड़ा। सुन बात पूरी करने दीजिए ना। पाकिस्तान की आवाम को इन डाकुओं के रहमो करम में छोड़ा हुआ है। आपने इसलिए इक़्तिदार हासिल किया था। 2.5 साल से आपने क्या किया? सर मेरी भी बात है, मैं भी कुछ जसारत कर यार ये सब गोरख धंधा है। आप क्या जसारत नहीं, आप देखे ना ये झूठा है, ये फरे भी है, ये बगर करने वाला अदालत ले जाना पड़ता है ना। आसिफ अली जरदारी हो गया तो वो फौरन व्हीलचेयर पे आ जाते हैं। शादी में कल वो डांस कर रहे थे। ओ भाई मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी पर पब्लिक में व्हीलचेयर बैठ के जाता। जब उन्हें पेशी के लिए बुलाया जाता तो व्हीलचेयर पे आ रहे होते हैं। जब और अपनी बेटे की शादी में कल उन्होंने पकड़े डाले। सारी ये क्या मजाक हो रहा है कौन के साथ? तो उन्होंने तो डाकू कहना है। तो देखो ना, देखें नवाज शरीफ साहब का आपने चेहरा देखा जब पाकिस्तान में थे, उसके बाद वो स्टारबक्स पे कॉफी पी रहे लंदन में। तो मेरे भाई ये देखे ना, अब आप ये देखिए, जब आप
खुद ही ये चीजें बता रहे हैं ना जी। तो वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जब इन्होंने हुकूमत संभाली थी, इनको तो पहले से पता था ना ये डाकू है, इन्हीं के खिलाफ तो ये ना 26 का धरना दिया था ना, इन्हीं बेस पे इलेक्शन जीत कर आए, इसी बेस पर। तो फिर 2.5 साल क्यों इंतजार किया, ये अब तक क्यों इंतजार कर रहे हैं? चलो एक तो भाग गया, सही है, एक भाग गया आपके हाथ से निकल के, दो तो डरी है, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये इदारे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इदारे जवाब दें मुझे इस बात का, मैं इदारों से पूछ रहा हूँ किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर आसिफ जरदारी डाकू है, अगर फजल रहमान डाकू है, और अगर ये दूसरे जो जिन लोगों का आपने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और साद रफीक और फलाने डबाके सबको जो आपने बंद करके उठा कर रखा हुआ है, शकील रहमान तक सबको आपने बंद किया, सब डाकू है, चोर है, तो अब तक क्यों आजाद है? और दूसरा सर सबसे बड़ा जो ड्रामेबाज नहीं करे कौम के साथ, खिलवाड़ नहीं करें, सबसे बड़ी ड्रामेबाजी ये, सबसे बड़े ड्रामेबाज तो आप हो। नहीं, अब ये जो अफजल खोकर वाला जो मामला है, अभी बड़े मगरमच्छ सारे फिर रहे हैं, ये छोटे छोटे प्यादे जो पकड़ के ना आवाम के सामने पेश किया जा रहा है, लो जी हमने कब्जा ग्रुप को पकड़ लिया, ठीक है, उन्होंने कभी कुछ ऐसा हरकत की होगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास ये जो जमीन है इसका इंतकाल मेरा चौथा इंतकाल है, मैंने तो कोई इस तरह का कोई काम किया ही नहीं है, वो तो प्रूफ दे रहे हैं, हाई कोर्ट से उनके हक में फैसला भी आ चुका है, ये इसके बावजूद उनको वो चोर साबित करने में तुले हुए हैं। ये एक जो है ये एक बैरूनी साजिश है जी, और ये उस साजिश के तहत ये सारे काम करा रहे हैं नियाजी साहब, और इनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दो, इतना कमजोर कर दो, और पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत और अवाम को आमने सामने लाके खड़ा कर दो जी। जब अस्करी कुव्वत और पाकिस्तान की अवाम आमने सामने खड़ी हो जाएंगी, एक दूसरे के दस्ते गिरबाज हो रहे होंगे, तो इनके बैरूनी एजेंडे पे अमल दरामद होगा और पाकिस्तान को हड़प करने की साजिश है। ऐसा होगा नहीं, नियाजी साहब नोट कर लें मेरी बात को, कान खोल के सुन लें, आप जो है ना बिल्कुल अनफिट है हर मामले के अंदर। क्रिकेट का वर्ल्ड कप आप लेकर नहीं आए थे, आपको आपके जो टीम थी ना उसने आपको दिलवाया था, आप कप्तान थे इसलिए आपके हाथ पर ट्रॉफी गई। अच्छा, दूसरी बात आप उसका भी नाजायज फायदा उठाते रहे, उन लोगों को दबाते रहे हमेशा, जिन्होंने आपको उस मुकाम तक पहुंचाया था, और अभी भी आप वही कर रहे हैं, जिन्होंने आपको उस मुकाम पे पहुंचाया, जिन्होंने आपको जनाब अली वजारत दी है, जिन्होंने आपको वजारत दिलवाई, जिन्होंने आपको इस मंजर पे बिठाया है, आप उनके साथ भी मकर कर रहे हैं, उनके साथ भी खेल कर रहे हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये बहुत जगह पड़ेगा आपको। तो दूसरी बात एक और मैं ये कहना चाह रहा था, ये सबको डाकू कहते हैं, कब्जा ग्रुप कहते हैं, इनकी अपनी जमात का एक इंतहाई मारूफ लीडर अलीम खान, उस पर अभी पर्चा हो गया इस्लामाबाद में, क्योंकि उसी के कारिंदों ने एक सोसाइटी पे कब्जा किया हुआ है वहां पर, और बनी गाला के साथ है वो सर, बनी गाला के साथ वो एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी पे इनके कारिंदों ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक भी कर दिया जी जी, उसका भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो फिर ये तो हर पार्टी में कब्जा ग्रुप है, तो ये अपनी पार्टी में क्यों छुपाया करते हैं? वहां नजर नहीं आएगा इनको, चिराग तले अंधेरा होता है, ये तो फिर ये तो चिराग आपने चिराग देखा है, चिराग के तलवे के नीचे अंधेरा होता है ना, तो ये चिराग, ये अपने आप को चिराग कहते हैं, इसके तलवे के नीचे सारा अंधेरा है। अब जब ये तलवे चाटने जाते हैं तो रुकू करते हैं वहां जाके, तो जनाब सुजूद पे जाते हैं, रुकू करते हैं, तो वहां से इनको जो कुछ मिलता है वो उसके बारे में बनाते आके, अब उन्हीं को उन्होंने आके दिखाने शुरू कर दी। कल साहिवाल गए हुए थे, अब ये हमारे अस्करी इदारों को आके दिखा रहा है ये शख्स, भाई तो आपको क्या पता, तो क्या फारूक साहब अभी अब किस दुनिया में रह रहे हैं? ये शख्स जो कल तक जब हुकूमत से बाहर था उन अस्करी इदारों के खिलाफ खुल के बोलता था, अब उनके जरिए ये पता नहीं उन्होंने क्यों इस पर भरोसा कर लिया, इसको लाके आगे बिठा दिया, अब ये उन्हीं को आगे दिखा रहा है। नहीं, मुझे ये अरे आगे दिखा रहा है सर, ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, ये समझ नहीं आ रही, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम को ये कह रहा है कि डाकू मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उसको तो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठने नहीं चाहिए। जब आप वो है ही नहीं है, जब आप जो नहीं, ये तो खैर प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, मैं तो इसको प्राइम मिनिस्टर मानता ही नहीं, इसका हल भी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, जब आप अगर ये समझ रहे हैं कि आपको लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं और आप डर रहे हैं उनसे, तो किसी के प्रति आजम, तो फिर आप ये मतलब छोड़ दे मेरे भाई, आपकी इतनी जरूरत नहीं है कि आप डाकू पकड़ लें। नहीं, डाकू को कैसे पकड़ेंगे? ये कहते हैं डाकू है ना वो सारे, चलो जो बड़े बड़े लीडरान है सब डाकू हैं, जो भी, तो उनको पकड़े। सर ये नहीं पकड़ेंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी अंदरूनी खाता इनकी सपोर्ट कर रही है, ये पीडीएम एक साजिश है, ये पीडीएम को नाकाम कराने में आपके जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा नुमाया किरदार है, क्योंकि उनको तसल्ली दे दी गई है कि भाई आप सुकून से सिंध में हुकूमत करें, हमें वफाक में हुकूमत करने दें, और आप इंजॉय करें, हमें भी इंजॉय करने दें। असल में कहानी ये है, तो आवाम को बिल्कुल दोनों पार्टियां बना रही हैं, तुम बकरी गाँव हम बैल खाते हैं जी, और बेवकूफ कौन बन रहा है? आप और मैं बन रहे हैं, आवाम बन रही है। नहीं, आवाम बेवकूफ नहीं बन रही सर, बन रही है सर, आवाम इनकी साजिश को समझ चुकी है, आवाम मजबूर है। देखिए आवाम बेवकूफ नहीं है,
अवाम इस महंगाई के हाथों जो ये महंगाई की सुनामी लेकर आए हैं, सही है ना, तब्दीली की सुनामी जी, तब्दीली की सुनामी की जगह महंगाई की सुनामी लेकर आए। हर 15 दिन बाद तेल बढ़ जाता है, अरे दुनिया भर में मार्केट गिरी हुई है, इनके हाथ मार्केट बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो महंगाई की सुनामी जो आई हुई है, इसके हाथों अवाम मजबूर है, बिल्कुल बेकस है अवाम, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, इदारे भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जिस दिन अवाम का साथ इदारों ने दे दिया ना, ये अवाम पाकिस्तान को इस जगह मुकाम पे पहुंचा देगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और वो वक्त करीब है। इदारों के अंदर जो काली भेड़ है ना, जो मैं बात करता हूँ ना, इदारे हमारे इदारे करप्ट है, इदारे से करप्ट नहीं है, इदारे के अंदर जो चंद काली भेड़ है, जिस दिन उनका सफाया हो गया, हमारा मुल्क तरक्की की वो मनाजिल तय करेगा कि दुनिया के नक्शे के अंदर पाकिस्तान इस्लामिक सुपर पावर के तौर पर नहीं, पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर के तौर पर होगा। ये पाकिस्तान की कौम इतनी बेहतरीन कौम है, इतने होनहार हमारे नौजवान है, इतने बासलाहियत हमारे नौजवान है कि जनाब अली वो हर काम कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं जो दुनिया की कौमें तसव्वुर नहीं कर सकती। हमारे जवानों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे अस्करी इदारों के जिम्मेदार जवानों ने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो काली बड़े जवानों ने वो काम करके दिखाया है माजी के अंदर, और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जो चंद मफाद परस्त जर्नल, ओनली ज्यादातर जर्नल है उसके अंदर, उन्होंने हमारे ना फौज को ऊपर उठने दिया है, ना हमारे मुल्क की तरक्की को ऊपर उठने दिया है। ये सब उनकी वजह से हो रहा है। अभी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी, जिसका तकरीबन प्रूफ आ चुके हैं कि उसके ताल्लुकात रहे हैं भारतीय एजेंसी इदारा के साथ, लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और समझ से बाहर आ रहा है कि ये दौरा में इन्होंने, हमारे इन्हीं इदारों ने हमेशा भारत को अपना दुश्मन बना के रखा है। बिल्कुल इन्होंने दुश्मन बनाया है, अवाम ने दुश्मन नहीं बनाया है। आज भी पाकिस्तान की अवाम के दिल भारतीय अवाम के साथ धड़कते हैं। अरे उन्होंने सदियां गुजारी हैं एक साथ, ये सिर्फ चंद अपना मोरल बुलंद करने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए हमेशा भारत से हमें उलझाते रहे, अवाम को लड़ाते रहे। जरूरी नहीं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा है, उधर से भी कुछ लोग हैं, पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा है। पाकिस्तान ने तो कोशिश की हमेशा से कि नहीं ना ना ना, पाकिस्तान के सिविल हुकूमतों ने कोशिश की, अस्करी क़यादत ने कोशिश नहीं की। कहां से माते सर, क्या बात कर रहे हैं यार। जिस दिन अस्करी क़यादत माते तो सिविल हुकूमत के, पाकिस्तान में तरक्की का इनकलाब आ जाएगा, तरक्की की सुनामी आ जाएगी। अगर आप नहीं कहते तो मैं लाके दिखाता हूँ, आप लाइए अस्करी क़यादत के ऊपर सिविल क़यादत को। अच्छा, तो इन्हीं के इस वक्त आप समझते हैं पाकिस्तान में अमली तौर पे अस्करी इदारों की हुकूमत है। अमली तौर पे जब से पाकिस्तान बना है, जब से अस्करी इदारों की हुकूमत है जी। और दूसरी बात ये है कि ये बार बार प्रोटोकॉल्स का जिक्र करते थे, इन्होंने हमेशा मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ, जो उनके जो भी लोग हैं, तमाम डाकुओं को उनका हमेशा से मजाक उड़ाया और ये कहा है कि ये प्रोटोकॉल्स लेते हैं। इवन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, आपके शहर के, आपके बड़े दोस्त रह चुके हैं आरिफ अलवी साहब, उनके बारे वो उनका अपना बयान है अखबार में। नहीं, वो मेरे डायरेक्ट बयान थे, वो मेरे करीबी साथी थे, मेरे दोस्त थे, बहुत स्कूल का साथी। जी जी, मेरे यूट्यूब पर उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल ले रहे हैं, आवाम को तंग कर रहे हैं। आज सर वही सेम फैसिलिटीज ये ले रहे हैं। इवन आप इनके जो वसीम अकरम प्लस हैं, एक तो वसीम अकरम है ना, वो तो बेचारा क्या प्रोटोकॉल लेता है, वो तो एक दो गाड़ी में जाता होगा। जो इनके वसीम अकरम प्लस हैं, हमारी आपा जी भी इनको वसीम अकरम प्लस कहना शुरू कर दिए। अच्छा, आप तो समझ गई होगी हमारी जो ऑडियंस है, तो वो उन्हीं का प्रोटोकॉल वारे नहीं आ रहा सर, उन्हीं का प्रोटोकॉल वारे नहीं आता है। 20 से 25 लैंड क्रूजर जब तक ना हो तो मौसूफ गाड़ी में नहीं बैठते। वो कहते हैं मजा नहीं आया, सही मजा नहीं आता खड़ा, सबको मजा चाहिए। स्ट्राइक स्पीकिंग में आप लोगों से मुखातिब हूँ। बेसिकली हमारे जो वसीम अकरम प्लस है वो भी स्ट्राइक स्पीकिंग है। तो हालात तो ये है, और ये कहते हैं हम तब्दीली लाएंगे। नहीं, हमारे लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी नजरों के सामने भी है, वो भी कहते हैं कि जनाब नियाज़ी साहब बड़े ऊपर जा रहे हैं, तरक्की लेकर आए, सुन रहे हैं हमारी बातों को, लाइव सुन रहे हैं। जी जी, एक बड़े वो थे, वो बड़े स्टेज पे गाना गा रहे थे, तब्दीली आई रे तब्दीली, कुत्ते ले गए तो उनकी गाड़ी वहाँ पे कराची की सड़कों में फिर रही होती है। और भाई कौन सी तब्दीली लेकर आए हो? अब हमको तब्दीली लाए कि गाड़ियाँ आवाम के लिए महंगाई है, आवाम के लिए कराची की सड़कें सही नहीं है, बसें खराब है, टूटी फूटी पड़ी है, सब कुछ खराब है, उनके कुत्ते लैंड क्रूजर में। अच्छा, उनसे पूछे तो आगे कहता है मुझसे पूछने वाला कौन है? और भाई तू गवर्नमेंट सर्वेंट है, तुझसे नहीं पूछेगा तो किससे पूछेंगे? तुम पब्लिक प्रॉपर्टी हो, तुझसे पूछना है, हमने कौन सा पूछेंगे तुमसे? तुम्हारी जरूरत कैसी एक सरकारी गाड़ी के ऊपर कुत्ते को तुम सैर कराते फिर रहे हो? अपनी प्राइवेट गाड़ी में लेके जाओ। सरकारी गाड़ी में कुत्ता भी तो सरकारी था ना यार, आप समझा करे ना। नहीं, वो कहता सरकारी सरकार की, वो सरकार के
जेर कायद है ना कुत्ता, सारे इखराजात, सारे मामला, सारे ये अभी तो सरकार पूरा करती है ना। कीचड़ उछालने आता है, जितने भी इन्होंने भाड़ पाले हुए हैं इनका काम है सिर्फ कीचड़ उछालना। अच्छा दूसरी बात ये इनकी आपस में नहीं बनती। अभी शिबली फराज ने सरेआम शहबाज गुल की बेइज्जती कर दी है। वो तुम्हारी जरूरत कैसे साफी से बात करने की, ये तो काम मेरा है, वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। जब इन्होंने भान के लोगों को जमा किया हुआ है, जब इन्होंने बेपर्दे के लोटों को सारों को अपने साथ जमा करके रखा हुआ है जी, तो भाई यही होगा ना। हर एक इमरान खान साहब की होनेस्टी पे कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी टीम इंतहाई नाहल। ओ भाई नादान दोस्त से दाना दुश्मन जो होता है वो बेहतर होता है। ये तो नादान दोस्त से भी 2-3 हाथ नीचे चले गए हैं, सारे कबाड़ा करके रख दिया। माशरे में इतना बिगाड़ आ चुका है, इनका कुछ समझ से बाहर है। चलो आप कुछ ना करो भाई, आप खान साहब कुछ ना करें, अपनी क्रिकेट टीम ही ठीक कर दें। आप तो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान को इज्जत दिलाऊंगा, पाकिस्तान को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दूंगा। शर्मनाक शिकस्तें हो रही हैं जब से आप बने। अब देखे क्या होता है, क्या हाल है अभी ये मार्च तक का महीना जो देखे, मैंने पहले आपसे याद है जी, साहब कह रहे थे ये सुनामी ये होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ये इन लोगों का आपस का खेल है, टारगेट है जी। आवाम को इन्हें उलझाने के लिए कोई हर दूसरे तीसरे महीने नया इशू चाहिए होता है। इतना शोर हुआ, इतना हंगामा हुआ जनाब मोटरवे केस के ऊपर। सर जी 3 साल हो गए हैं, डाकू डाकू डाकू। सर जी कौन पक गए? मेरे तो कम से कम पक गए, आवाम का मैं जाहिर बात है जब मेरे पक गए हैं तो आवाम के ही पक गए होंगे। डाकू डाकू पिछले घूमते डाकू पिछले, भाई इसके अलावा भी कोई कम तो काम करो ना, बस बहुत हो गया, खत्म करें इस कहानी को। पिछले घूमते डाकू 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 ना, आप डाकू से ब्लैकमेल हो रहे हैं तो आप तो ना है ना, आपको तो आप मजे की बात देखिए, आपके अस्करी इदारे सारे आपके साथ हैं जी, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके साथ है, आपने जनाब अली अच्छा गवर्नर सारे आपके साथ हैं, आपके अपने लगाए हुए हैं, सही है, आपके 3 सूबे आपके हाथ के अंदर है, फिर भी जनाब डाकुओं से ब्लैकमेल हो रहे हैं। यानी इतने नाहल हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे वजीर आजम को। तो नाहल है तो ये तो बिल्कुल बुज़ी वजीर आजम हमें मिला हुआ है। हम सर खान साहब आपकी पूरी दुनिया में आपके इमेज थक गए हैं, लेकिन आपने तो ये बड़ा आप जैसे साफी ने तो इनका बेड़ा गर्क किया फारूक साहब, उनको चाया सुनी हमने कहा आप जैसे साफी आप सब लोगों ने बेड़ा गर्क किया। एक होनेस्ट नहीं कोई आपको पता ही नहीं था, आप कैसी साफत कर रहे हैं, आपको इल्म नहीं था कि अंदर से क्या है बाहर से क्या, ये बेवकूफ नाहिल जब तक से इसको आप लोगों ने चढ़ाया, आप जैसे लोगों ने चढ़ाया, आपके सारे जो मीडिया ने इसको चढ़ाया, मीडिया ने उठा के इसकी ऐसे उठा के इसकी देखिए मेरा देखिए ऐसे इसके उठा के मीडिया ने इसको वो चढ़ाया। जब तक अब ये मीडिया वालों को क्या कर रहा है, मीडिया वालों को क्या करता है, मेरी बात तो आप जब तक वज़ीर आज़म नहीं थे उस टाइम तक तो बहुत आप नहीं अच्छे कैसे बने। 24 न्यूज़ चैनल पे पाबंदी, जियो न्यूज़ पे पाबंदी, और रॉयल टीवी बंद, बोल टीवी बंद। जिन लोगों ने ऐसे तो मुशावरा नहीं किया। देखिए हज़रत अली का कौल है, हज़रत अली का कौल है कि जिसके साथ आप हुस्न सलूक करो उसके सर से बचो। तो जिन लोगों ने इसको अबासी साहब को धमकी लगाई है सर, जिन लोगों ने इसको चढ़ाकर ऊपर उठाया, ये उसके साथ क्या कर रहा है आप इस पे पहचान लेना। अबासी साहब को फोन आता है, उसको ये कहा जाता है कि इंसान का बच्चा बन जा, अगर आज के बाद तो इस तरह की हुकूमत के खिलाफ बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, अननोन नंबर से। और बेचारा अभी कोरोना वायरस है, बड़ी मुश्किल से उसको अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दी। देखिए बात ये हमारा गिला है नियाज़ी साहब से ये कि आपने जब अंदाजा कर लिया था कि आप अहल नहीं है, पहले आपको जोश था कि हम हुकूमत करेंगे, फिर आपने जब अंदाजा कर लिया कि आप इसके अहल नहीं है, आपकी इज्जत इसमें थी, आप कहते अस्सलाम वालेकुम सियासत मेरा काम नहीं है, आप खिदमत में लग जाते, आप 2 4 6 और हॉस्पिटल बना देते जी जी। तो वो काम जो करने का था वो आपने किया नहीं, जो काम करने का था वो छोड़ के सियासत के अंदर आ गया। ये आपका खेल नहीं है मेरे भाई। दूसरी बात ये हमारा जो आज का आखिरी पेट्रोलियम की मसनूआत पे हर चौथे रोज आप जो है इजाफा किया जा रहा है, वही होगा ड्रामा कि जी हमने जो ओगरा ने असम्बली भेजी थी 12-15 रुपए की, 18 रुपए की, हमने 3 रुपए सिर्फ बढ़ाए, तो बढ़ाने एहसान करेंगे, एहसान करेंगे कौम के ऊपर। गवर्नमेंट असल में ये अभी तक झूठों की जमात है, ये अभी तक पाकिस्तानी अवाम को समझते हैं कि ये, और जो इनको अच्छा समझते हैं, जो अब तक इनको अच्छा समझ रहे हैं, वो भी सुन ले अपने काम कि आप सारे यूथियों से कह रहा हूं, यूथियों तुमने ऐसा इंसान नहीं देखा होगा दोगला, इसका आप असल इसका आपका पता नहीं है। अगर आप आ जाओ मेरे साथ 1 to 1 बैठो, आपको बताऊंगा इसके असल हकीकत। जो पीटीआई के असल जो असासे थे उनको तो इन्होंने जलीलो ख्वार करके रख दिया है। जो
चलते फिरते जो हर पार्टी में घुसे रहते हैं उनको आज इन्होंने सीटों में ये लोंडियार पार्टी लोटो की पार्टी मायूस किया है खान साहब ने ना, इस तरह की जो हरकत की है उन्होंने बड़ा। और दूसरी आज तो इन्होंने टोटली एक ऐसा नाअहल वजीर आजम को सबूत दिया है कि सारे ब्लैकमेल कर रहे हैं इतना बड़ा। और मेन सुर्खी पे सर ये हर अखबार में आज प्रिंट हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आती कि भाई आप अगर इतने बड़े सीट पे बैठे हैं, हुकूमत और अस्करी इदारे सारे चीजें एक पेज पर है, और फिर आप फिर भी ब्लैकमेल हो रहे हैं। रिजाइन कर दें सर, खान साहब रिजाइन कर दें, किसी अहल बंदे को बिठा दें, कम से कम वो ऐसी बात कभी नहीं कहेगा। चलिए जनाब, अब आप सिर्फ हमने ये देखा है कि आपने कहा था 50 आदमी आपके अगेंस्ट 50 लाख भी आदमी आ जाएंगे तो भी आप रिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर शर्म और हया है नहीं। आपके अंदर से वो एलिमेंट जब से आपने ये मनसब संभाला है, आपके अंदर से वो एलिमेंट जो शर्म हया का होता है वो निकल चुका है। लिहाजा आपसे बात करना बेकार है। अल्लाह तबारक व तआला की लाठी बेआवाज है, अल्लाह तबारक व तआला की लाठी बेआवाज है, उसके यहाँ देर है, अदेर नहीं है। ये पाकिस्तान जो बनाए ना, ये मुसलमानों के खून का नजराना देने के बाद बनाए। आप कुछ भी कर लें, आप अपने बैरूनी आकाओं के लिए कुछ भी कर लें, पाकिस्तान सालिम रहेगा और पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय करेगा। मैं हूं या नहीं हूं, आप हो या नहीं हो, पाकिस्तान ऊपर जाएगा। सर ये यकीन कीजिए, इस चीज से बड़ी हमें तो अफसोस होता है। तो अभी असल में टाइम का भी बहुत शॉर्टेज है, वरना प्रोग्राम तो भी मजीद हम बढ़ा सकते थे। जी उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्रमोट करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब एम सतर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह माना से पाकिस्तान जिंदाबाद।